पान सिंह किसी समय गांव में दरोगा था। उसकी दहाड़ से गांव के बड़े बड़े चोर और बदमाश भी कांपते थे। पान सिंह का छोटा भाई नरेश भयानक शराबी और जुआरी था। पान सिंह ने उसे मार मार कर सुधारा और उसकी शादी कराई। लेकिन आज पान सिंह खटिया से उठने की हालत में भी नहीं है। पान सिंह की ऐसी हालत उसकी पत्नी की मौत के बाद हुई। एक बार जब पान सिंह ट्रेनिंग पर गया हुआ था तो पान सिंह की पत्नी को बुखार आया था। उसने घर में पड़ी पुरानी दवा खा ली थी जो एक्सपायर हो चुकी थी। पत्नी की मौत का सदमा पान सिंह से झेला नहीं गया और उसे टीबी की बीमारी ने पकड़ लिया। तब से पान सिंह चारपाई पर पड़ा हुआ था और उसकी बेटी गौरी उसकी सेवा करने में लगी हुई थी। पापा, थोड़ा सा दलिया खा लो ना, डॉक्टर ने बिना कुछ खाए दवा खाने से मना किया है। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है गौरी, नवरात्रि आने वाली है। निर्मला जब जिंदा थी तो नवरात्रों के अंतिम दिन खीर, हलवा, चना और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाया करती थी। पान सिंह के छोटे भाई नरेश और उसकी पत्नी पान सिंह के मरने का इंतजार कर रहे थे। उनका प्लान था कि पान सिंह के मरते ही गौरी की शादी कहीं दूर दराज के इलाके में कर देंगे। फिर पान सिंह की जमीन, प्लॉट और पूरा घर उनके लड़के का हो जाएगा। तुम्हारी भतीजी गौरी तो अपने बाप को मरने ही नहीं देगी। खाना, दवा सबका पूरा ध्यान रख रही है। कुछ उपाय करो ताकि हमारे सिर से ये बला जल्द से जल्द टले। मैं क्या करूं? जितने दिन भैया जिंदा हैं, उतने दिन तो झेलना पड़ेगा। तुम्हें जल्दी किस बात की है? तुम्हारी बुद्धि कतई लद्दड़ है। तुम्हारे भैया के जीते जी गौरी की शादी हुई तो वे शादी में सब अपनी छोरी के नाम कर जाएंगे। फिर तुम क्या उखाड़ लोगे उनका? तुम कहो तो तुम्हारे भैया का मैं इंतजाम कर दूं। तू कैसे उनका इंतजाम करेगी? नरेश की पत्नी ने मेडिकल वाले को कुछ पैसे दिए और मेडिकल वाले से वैसी ही एक्सपायर्ड दवा खरीद ली जैसी पान सिंह की चल रही थी। उसने पान सिंह की सही दवा की जगह पुरानी दवा रख दी। अगले दिन गौरी ने बिना दवा की डेट देखे अपने पिता को दवा खिला दी और पान सिंह भगवान को प्यारा हो गया। पापा, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे चले गए? पहले मम्मी छोड़कर गई और अब आपने भी मुझे छोड़ दिया। शांत हो जाओ गौरी, भगवान की जैसी मर्जी। हम है ना, तुम्हें अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे और पूरे धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। नरेश ने गंगा पार बिल्कुल देहाड़ के इलाके में गरीब और पियक्कड़ लड़के से गौरी की शादी करा दी। जाओ गौरी, अपने ससुराल में आराम से रहना। होली दिवाली पर मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। चाचा, मैं पिताजी की वो बड़ी वाली तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर ले जाओ। वैसे हम उस तस्वीर का क्या करेंगे? भैया तो हमारे दिल में हैं। गौरी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे अपने पति के परिवार की असलियत पता चली। उसके ससुराल में रोटी के लाले पड़े हुए थे। जिस दिन गौरी का पति मजदूरी नहीं करता, उस दिन गौरी को चटनी रोटी खाकर काम चलाना पड़ता। चाचा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? चाचा ने तो बताया था कि मेरा पति 200 बीघा जमीन का मालिक है, घर पर दर्जन भर नौकर चलते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शादी के कई महीने बीत जाने के बाद भी नरेश एक भी बार गौरी की खैर खबर लेने नहीं आया। तब गौरी को समझ आ गया कि उसके चाचा नरेश ने धोखा देकर उससे पीछा छुड़ा लिया है। गौरी अपने साथ अपने पापा की जो बड़ी सी तस्वीर लाई थी उसे सामने रखकर रोजाना रोती थी। एक रात रोते रोते गौरी को नींद आ गई। तब उसे एक सपना आया। सपने में गौरी ने देखा कि उसके पिता की तस्वीर उससे बात कर रही है। रो मत बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मेरी तस्वीर से मांग सकती हो। पापा, सबसे पहले मुझे घर लौटना है। अगले दिन जब गौरी जागी तो उसने खुद को अपने पिताजी के घर में लेटा हुआ पाया। पिताजी की तस्वीर उसके सामने टंगी हुई थी। नरेश और उसकी पत्नी गौरी को अचानक घर में देखकर चौंक पड़े। गौरी, तुम यहाँ कैसे आ गई? कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया? वाह चाचा, तुम्हारी असलियत अगर मुझे पहले पता लग गई होती तो मैं यहाँ से जाती ही नहीं। इतने गरीब घर में मेरी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ पापा की जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? ये मेरा घर है और जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ की हर एक चीज पर मेरा अधिकार होगा। नरेश अब अपने असली रूप में आ गया। ज्यादा जुबान मत चलाओ लड़की। अब तुम्हारे पापा जिंदा नहीं है जो तुम्हें बचाने आएंगे। लगाऊंगा 2 हाथ तो रोने लगोगी। 2-4 दिन दावत खा लो यहाँ, फिर तुम्हारे पति को बुलाकर तुम्हें विदा कर दूंगा।
गौरी अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन अपने चाचा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो अकेली थी और चाचा का पूरा परिवार था। उस रात गौरी फिर अपने पापा की तस्वीर के सामने रोते हुए सो गई। उसे सपना आया। मांगो बेटी, क्या मांगती हो? पापा, मुझे 7 पहलवान चाहिए जो मेरी रक्षा कर सकें। अगले दिन गौरी जब सोकर उठी तो 7 पहलवान उसके सामने खड़े थे। गौरी ने नरेश से जाकर कहा, चाचा, अगर आपने मुझे मेरे घर से निकालने की कोशिश की या जबरदस्ती मुझे ससुराल भेजा तो ये 7 पहलवान आपकी अच्छे से पूजा करेंगे। नरेश 7 पहलवानों को देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रातों रात 7 आदमी कहां से आ गए। नरेश और उसकी पत्नी रोजाना रात में गौरी को पान सिंह की तस्वीर के सामने रोते हुए देखते थे। मानो या ना मानो, उस तस्वीर में ही कुछ जादू है। मैंने गौरी को उस तस्वीर से बातें करते हुए सुना है। चिंता ना करो, आज इस तस्वीर का अंतिम दिन होगा। उस रात जब गौरी सो गई तो नरेश की पत्नी ने 7 पहलवानों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें जहरीली चाय पिला दी। पहलवानों के मरते ही नरेश ने पान सिंह की तस्वीर को जला दिया। अगली सुबह गौरी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि तस्वीर जलकर राख हो चुकी है। तस्वीर के जल जाने के बाद नरेश ने गौरी के हाथ पैर बांध दिए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने तेरे पति को बुला दिया है, वो कल आकर तुझे ले जाएगा। गौरी के सामने अब उसके पिता की तस्वीर तो नहीं थी, लेकिन अपने पापा को याद करते करते वो रोती रही और सो गई। उस रात फिर उसे सपना आया। रो मत बेटी, तस्वीर तो सिर्फ एक माध्यम था, असली जादू तो यादों में है। जब तक मैं तुम्हारी यादों में जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे सपनों में आता रहूंगा और तुम्हारी मदद करता रहूंगा। बोलो, क्या मांगती हो? इस बार गौरी ने 7 बंदूकधारियों को मांग लिया। नरेश का परिवार गौरी के घर से ऐसा भागा कि फिर कभी लौट कर नहीं आया। एक गांव में विजय, शेखर और अर्जुन नाम के 3 भाई रहते थे। विजय सबसे बड़ा था। तीनों भाइयों के माता पिता नहीं थे। दोनों छोटे भाई शेखर और अर्जुन तो सुबह जल्दी उठ जाते थे और खेत पर काम करने चले जाते, लेकिन विजय दोपहर तक सोता रहता। दोपहर में दोनों छोटे भाई घर जाकर खाना बनाते। खाना बनते ही विजय उठ जाता और हपक के खाना खा लेता। आहा, मजा आ गया। तुम दोनों खाना बहुत अच्छा बनाते हो। गर्मी शुरू हो गई है, थोड़ी लस्सी और बना लिया करो। शेखर और अर्जुन विजय से खेत पर चलकर काम करने के लिए कहते तो विजय उन्हें डांट देता। भैया, एक बात कहनी है। क्या बात कहनी है? बोलो। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ खेत पर चलकर काम करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने बड़े भाई से काम करने के लिए कहते हो? डंडा कहाँ है मेरा? बड़े भाई की पिटाई के डर से शेखर और अर्जुन भाग खड़े होते। कुछ वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर शेखर और अर्जुन की शादी हो गई। उनकी पत्नियां खूब तेज तर्रार थीं। विजय की घुड़कियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने विजय को उसका ही डंडा इस्तेमाल करके घर से बाहर निकाल दिया। भागो यहाँ से, अगर गांव में दिख गए तो डंडे मार मार के तुम्हें भूत बना देंगे। विजय गांव के बाहर अपने एक दोस्त को जानता था। वो उसके घर पहुंचा, लेकिन दोस्त घर बेचकर जा चुका था। विजय को बहुत भूख लगी। कुछ खाने लायक ढूंढने के लिए वो जंगल में गया, लेकिन वहाँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो काफी देर तक एक जंगल में भटकता रहा। जंगल बहुत बड़ा और घना था, इसीलिए विजय बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर लगाता रहा और सूरज ढल गया। अब विजय को अपनी अकर्मण्यता और आलसी जीवन पर
पछतावा हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। मैं कितना महामूर्ख था, अपने दोनों भाइयों से काम कराता रहा और खुद बैठकर खाता रहा। आज मुझे पता लगा भूख का मतलब क्या होता है। कहीं मैं भूख से न मर जाऊं। एक साधु जंगल से गुजर रहा था। उसने विजय के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। मुझे भूखा मरने दे बाबा, यही मेरा प्रायश्चित है। साधु ने विजय के आगे एक चौकोर कपड़ा डाला और आंख बंद करके कुछ प्रार्थना की। तुरंत ही कपड़े पर जलेबी, खीर, छोले जैसे कई पकवान आ गए। साधु वहाँ से चला गया। विजय ने अपने आप को कई बार रोका, लेकिन इतनी स्वादिष्ट चीजों को देखकर जब भूखे रहना असहनीय हो गया तो आखिरकार वो खाने पर टूट पड़ा और उसने जी भर के खाना खाया। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं लगता। उस साधु ने आंखें बंद करके प्रार्थना की और इससे खाना आ गया। मैं भी इससे कोशिश करके देखूंगा। अगली बार जब विजय को भूख लगी तो उसने कपड़ा सामने रखकर आंखें बंद की और भोजन के लिए प्रार्थना की। कपड़े पर ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान आ गए। अब विजय को भोजन की चिंता नहीं रही। कपड़ा अपनी जेब में रखकर वो आगे बढ़ा। आगे जंगल में उसे एक आदमी मिला जो आग पर शकरकंदियां भूनकर खा रहा था। विजय ने जब उस आदमी से बात की तो पता लगा कि वो आदमी कभी जंगल के बाहर नहीं गया है और शकरकंदियों के अलावा उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं खाया है। विजय ने उस आदमी से कहा, दोस्त, आज मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें खिलाता हूँ। मेरे पास एक जादुई कपड़ा है। विजय ने कपड़ा बिछाया, प्रार्थना की और खाना आ गया। जंगल के आदमी ने पहली बार इतने स्वादिष्ट पकवान खाए तो वो बहुत खुश हुआ और विजय से बोला, मेरे पास एक जादुई भोंपू है। उस भोंपू को बजाते ही 3 आदमी और 3 औरत निकलेंगे जो तुम्हारा कोई भी आदेश मानने को तैयार रहेंगे। अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो तो मैं तुम्हें अपना जादुई भोंपू दे सकता हूँ। मैं उस भोंपू का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपना सारा काम अकेले ही कर लेता हूँ। विजय ने कपड़ा देकर जादुई भोंपू ले लिया और आगे बढ़ गया। उसे आगे एक नदी मिली। नदी के किनारे चलते चलते वो जंगल से बाहर निकल गया। विजय का पुराना बुरा दिमाग फिर जाग गया। विजय ने भोंपू बजाया तो 3 आदमी और 3 औरतें उसके सामने आ गए। जंगल में जाओ, वहाँ एक आदमी रहता है, उससे जादुई कपड़ा छीन लाओ। भोंपू से निकले हट्टे कट्टे नौकर तुरंत जंगल में गए और आदमी से कपड़ा छीनकर ले आए। काम पूरा होते ही वो गायब हो गए। अब उन लोगों की बारी जिन्होंने मुझे घर से निकाला था। विजय अपने घर पहुंचा। तुम फिर आ गए? क्या पिछली बार की पिटाई याद नहीं रही? पिटाई तो अब तुम लोगों की होगी। विजय ने भोंपू बजाया और उसके हट्टे कट्टे नौकर निकल आए। आज से इस घर में मेरा राज चलेगा। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उससे मेरे ये नौकर पीट पीट कर चटनी बना देंगे। विजय अपने घर में अपनी तानाशाही चलाने लगा। उसके छोटे भाई और उनकी पत्नियां विजय से कुछ नहीं कह पाते थे। उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह विजय का आदेश मानना पड़ता। शेखर की पत्नी एक दिन बोली, सुनो सब लोग, इस तरह हम विजय से पीछा कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। शेखर, अर्जुन और उनकी पत्नियों ने विजय की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। अब विजय को किसी बात का ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता। छोटे भाई और उनकी पत्नियां अपने आप ही विजय का सारा काम कर देते। विजय को उनका व्यवहार देखकर लगा कि उन्होंने विजय को राजा की तरह स्वीकार कर लिया है। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। आगे भी इसी तरह काम करते रहना। एक दिन शेखर की पत्नी विजय से बोली, भैया, मैंने आपके लिए स्पेशल मूंग दाल की खीर बनाई है।
वैसे तो आप जादुई कपड़े से कुछ भी निकाल कर खा सकते हैं, लेकिन एक बार मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। ऐसी खीर आपने कभी नहीं खाई होगी। काजू बादाम पड़ी खीर देखकर विजय की जीभ लपलपाने लगी। ठीक है, मैं खीर जरूर खाऊंगा। शेखर की पत्नी ने खीर में नींद की दवा मिला रखी थी। विजय पेट भर कर खीर खा गया और उसे गहरी नींद आ गई। विजय के सोते ही शेखर की पत्नी ने विजय की तकिया के नीचे से भोंपू निकाल लिया और उसे अपने मुंह से बजा दिया। इस बार भोंपू से जो नौकर निकले वो शेखर की पत्नी का कहना मानने लगे। विजय नाम के इस आदमी को जंगल में फेंकाओ। अगले दिन जब विजय की आंख खुली तो उसने खुद को जंगल में पाया। विजय जोर जोर से रोने लगा। जंगल का वही आदमी विजय के सामने खड़ा था जिसने उसे जादुई कपड़ा दिया था। मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन रोते हुए जरूर लौट कर आओगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब तुम मेरे जैसे बन जाओ और हमेशा के लिए शंकल गंजिया भून कर खाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास ना तो जादुई कपड़ा है और ना जादुई भोंपू।